बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेज। बच्चों, ये हमारा उत्सर्जन का दूसरा वीडियो है। हमने शुरू में ही बता दिया था कि उत्सर्जन तंत्र का हम दो वीडियो बनाएंगे। पहला वीडियो में हम आप लोग को बता दिए हैं कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, उत्सर्जन अंग क्या होते हैं। उत्सर्जन अंग में हम आप लोग को बताए थे वृक्क की रचना क्या होती है, आंतरिक संरचना भी मैंने वृक्क का बताया था, और मैंने आप लोगों को नेफ्रॉन की संरचना भी बता दिया था। अब इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे आप लोग को कि वृक्क की कार्य प्रणाली क्या होती है। तो वृक्क की जो कार्य प्रणाली होती है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम नेफ्रॉन की संरचना तो आप लोग को बता दिए थे। नेफ्रॉन का ही कार्य पढ़ना है कि नेफ्रॉन कैसे फिल्ट्रेशन का काम करता है, किस प्रकार से इसमें छनने की क्रिया होती है। तो पहले देखते हैं कि किन किन चरणों में होती है। तो वृक्क की जो संपूर्ण कार्य प्रणाली है 3 चरणों में पूरा होती है। कितने चरणों में पूरा होती है बच्चों? 3 चरणों में। तो पहला हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूब्यूलर पुनर्अवशोषण, तीसरा ट्यूब्यूलर श्रवण। तो पहले हम देखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि ये फिल्ट्रेशन जो होता है कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो हम आप लोग को फिगर समझाते हैं। नोट्स तो यहाँ दिए हुए हैं, लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। हम आपको फिगर से सारे प्रोसेस को समझाते हैं कि कैसे होता है उसमें। ठीक है बच्चों, चलिए फिगर देखते हैं नेफ्रॉन का। तो ये हमारा किस चीज का फिगर है? ये हमारा वृक्क नलिका की संरचना है, यानी कि नेफ्रॉन की संरचना है। तो हमने बता दिया था कि नेफ्रॉन की संरचना में ये कप जैसी जो प्याले जैसी रचना होती है, इसको क्या बोलते हैं? वोमेन कैप्सूल बोलते हैं। इसके बीच में जो केशिका गुच्छ होता है इसको ग्लैंडुलस कहते हैं। और इसमें जो आती है ये धमनिका, अभिवाही धमनिका, जो रक्त को लाती है, और जो यहाँ से जब रक्त बाहर जाता है वोमेन कैप्सूल में जब आता है रक्त, तो उसको क्या कहते हैं? अफवाही धमनिका। इसके बारे में मैंने बता दिया था। फिर मैंने कुंडलित नलिका के बारे में बताया था। ये यू आकार की जो संरचना है उसे हमने हेलेंस लूप बताया था। और उसके बाद ये संग्राहक नलिका है जो मूत्रवाहिनी से जुड़ती है, और मूत्रवाहिनी कहाँ खुलती है? मूत्राशय में। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब छनने की क्रिया को हम देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहला हमारा चरण कौन सा था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि ये जो फिल्ट्रेशन होता है कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। तो जो ये ग्लोमेरुलस है जिसको आप देख रहे हैं, इसको हम और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केशिका गुच्छ भी कहते हैं। और ये एक है अभिवाही धमनिका, जो गुर्दे में क्या करती है? रक्त को लाती है, तथा यहाँ से जब रक्त बाहर निकलता है वोमेन कैप्सूल में जाता है, तो किससे जाता है? अफवाही धमनिका से। तो ये जो अभिवाही धमनिका है ये क्या होती है? ये मोटी होती है। अपवाही धमनिका, अभिवाही जो होती है मोटी होती है, अपवाही पतली होती है। तो जब ये धमनिका अंदर आती है, अभिवाही धमनिका, तो इससे क्या होता है? यहाँ रक्त ज्यादा मात्रा में आ गया, और जब निकलने वाली जो नली है यानी कि अपवाही जो है वो क्या होती है? अपवाही पतली होती है। तो यहाँ ये ग्लोमेरुलस क्या है? पतली पतली केशिकाओं का गुच्छ है। तो जब यहाँ रक्त आता है बच्चों, तो क्या होता है? यहाँ दबाव बढ़ जाता है। ग्लोमेरुलस में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। यहाँ अचानक बहुत रक्त पहुंचता है, तो यहाँ दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। और यहाँ उच्च दाब पर क्या होती है? छनने की क्रिया होती है। अब मान लीजिए कि ये मोटा नाली है, वहां से बहुत सारा आ गया रक्त, और निकलने वाला नाली पतली है, तो क्या होगा? दबाव तो बढ़ेगा ही। तो दबाव बढ़ने से यहाँ उच्च दाब पर यहाँ फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है, और उस फिल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ रक्त के साथ साथ और भी बहुत सारे चीजें, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन भी ग्लोमेरुलस में आते हैं। तो ये हमारा ग्लोमेरुलस में क्या हुआ? फिल्ट्रेशन की क्रिया हो गई, यानी कि उच्च दाब पर यहाँ छनने की क्रिया हो गई, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और यहाँ प्लाज्मा के साथ सभी लवण, ग्लूकोज तथा अन्य पदार्थ भी छनते हैं ग्लोमेरुलस में। अब आगे हमारा दूसरा क्या है? यहाँ का फिल्ट्रेशन हो गया। अब यहाँ जब ग्लोमेरुलस में छन गया तो फिर कहाँ जाएगा अब रक्त? अब अपवाही धमनिका से वोमेन कैप्सूल में आता है। अब अपना हम दूसरा पॉइंट देते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? पहला हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था, जो हो गया कहाँ हुआ? ग्लोमेरुलस में हुआ। अब दूसरा हमारा क्या है? ट्यूब्यूलर पुनर्अवशोषण। तो इसमें क्या होता है?
तो इसमें यह हुआ कि अब रक्त कहाँ आ गया, यहाँ से छन करके ग्लोमेरुलर से छन करके रक्त आ गया, वोमेन्स कैप्सूल में आ गया। अब यहाँ अब वोमेन कैप्सूल से कहाँ बढ़ता है, अब ये मूत्र संग्राहक नलिकाओं से होकर गुजरता है। ये कुंडलित नलिका जो उससे क्या होता है, अब इससे होकर के गुजरता है। और यहाँ पे ये मूत्र संग्राहक नलिकाएं की जो ये दीवारें हैं किससे बनी होती है, एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। और यहाँ पर इसी समय कोशिकाएं क्या करती हैं, एपिथेलियम ऊतक क्या करती है, उन पदार्थों को शोषित कर लेती है जिनकी हम इन्हें आवश्यकता होती है, और जिन पदार्थों की इन्हें आवश्यकता नहीं होती है उसको छोड़ देती है। कौन, कुंडलित नलिका की जो संग्राहक नलिका की जो एपिथेलियम ऊतक है। तो यहाँ हो गया कि यहाँ जिन पदार्थों, उसी पदार्थ को शोषित करती है जिनकी आवश्यकता होती है, और जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें छोड़ देती है। ठीक है, यहाँ पे और क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज पुनः शोषित हो जाता है, जल की अधिक मात्रा का भी शोषण होता है, एवं दूषित पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है। किसमें, ट्यूब्यूलर पुनर्अवशोषण में। अब हमारा तीसरा पॉइंट था नलिका श्रवण। दिखा देते हैं आपको तीसरा पॉइंट अपना। तीसरा हमारा क्या था, ट्यूब्यूलर पुनर्अवशोषण भी हो गया। सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हुआ, ये कहाँ हुआ, ग्लोमेरुलस में हुआ, फिर ट्यूब्यूलर पुनर्अवशोषण हुआ। यहाँ पे उन पदार्थों को शोषित कर लिया जाता है जिनकी इन्हें आवश्यकता होती है, जिनकी नहीं आवश्यकता होती है उनको छोड़ देता है। यहाँ पे ग्लूकोज का भी पुनर्शोषण होता है और जल का भी। अब तीसरा हमारा पॉइंट है ट्यूब्यूलर श्रवण, इसको देखते हैं। अब ट्यूब्यूलर श्रवण में क्या होता है, तो ग्लोमेरुलस की सूक्ष्म छनन क्रिया के बाद, जब यहाँ ग्लोमेरुलस में क्या होता है, छनन क्रिया हो जाती है, उसके बाद बहुत से अनावश्यक पदार्थ क्या होते हैं, रक्त में पड़े रह जाते हैं। यहाँ सूक्ष्म छनन क्रिया हो गई, लेकिन फिर भी क्या होता है, रक्त में कुछ अनावश्यक पदार्थ अभी पड़े रह जाते हैं, जैसे कैरोटीनिन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पोटेशियम के आयन, या जैसे कुछ दवाइयां होती है एंटीबायोटिक्स, उनके शेषांग मतलब कुछ शेष भाग बचे रह जाते हैं। कहाँ, रक्त में अभी भी वो बचे हुए हैं। उसका क्या होता है, तो वो क्या होते हैं कि ये सभी पदार्थ जो सभी अभी छने नहीं, अभी रक्त में पड़े हुए हैं, जो अनावश्यक है, हमारे लिए जरूरी नहीं रखना, उनको निकालना है। छनने के बाद भी रक्त में कुछ ऐसे पदार्थ पड़े हुए हैं, तो उनको क्या करेंगे, वे सभी पदार्थ पश्च कुंडलित नलिका ये है। अब यहाँ से होते हुए क्या हुआ, ये यहाँ आया, दूरस्थ कुंडलित नलिका को ही कहते हैं पश्च कुंडलित नलिका। तो इसके द्वारा छन करके मूत्राशय में क्या करते हैं, भेज दिए जाते हैं। मूत्राशय में कहता है, पहले आता है संग्राहक नलिका में, ये जुड़ा होते हैं मूत्रवाहिनी से, और फिर यहाँ से मूत्राशय में उनको भेज दिया जाता है। तो ये सभी जो विभिन्न उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं जलीय विलयन के रूप में मूत्राशय में जमा होते हैं, क्योंकि अगर ये कण के रूप में रहेंगे, यान के रूप में, तो क्या होगा, ये मूत्राशय में नहीं जमा होंगे, तो इनको जलीय विलयन के रूप में मूत्राशय में जमा हो जाते हैं। और जिन्हें सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। ये सभी यूरिन में जमा, यूरिन के रूप में रहते हैं, और इन्हें मूत्र त्याग के साथ ही ये बाहर निकल जाते हैं। यानी कि ये जो हमारे शरीर में केराटिन, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम के जो आयन थे, या एंटीबायोटिक्स के शेषांग थे, वो क्या हो जाते हैं, मूत्र त्याग के साथ ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि हमें इन तरल अपशिष्ट पदार्थ से छुटकारा मिल जाती है। तो ये हमारा कार्य हुआ किसका, फ्रॉन कैसे कैसे वृक्क की कार्य प्रणाली का ये हुआ कि कैसे कैसे होता है। पहले यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ, फिर आगे बढ़ा, यहाँ पे पुनर्अवशोषण हुआ, फिर आकर के संग्राहक नली में यहाँ आया, फिर जो बचे हुए थे ग्लोमेरुलस से छनने के बाद कुछ रक्त में अभी भी पड़े रह जाते हैं ऐसे अनावश्यक पदार्थ, तो क्या होते हैं, जलीय विलयन के रूप में उन्हें मूत्राशय में जमा हो जाते हैं, और फिर वो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारा कार्य प्रणाली हो गया किसका, वृक्क का। हमारा ये उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन तंत्र खत्म, उत्सर्जन खत्म हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें और हमारा बचा हुआ है पौधे में उत्सर्जन, तो उसको भी देख लेते हैं। ये मैंने आप लोग को मानव ये वृक्क की संपूर्ण कार्य प्रणाली का मैंने यहाँ नोट्स ये दे दिया है। ट्यूब्यूलर पुनर्अवशोषण का भी लिख दिया है मैंने, और नलिका श्रवण का भी मैंने पूरा पॉइंट लिख दिया है। अब हम देख लेते हैं पौधे में उत्सर्जन। तो बच्चों, पौधे में जो उत्सर्जन होता है उसके लिए वातरंध्र और लेंटिसेल यही दो अंग है, इसके अलावा कोई और उत्सर्जी अंग पौधों में नहीं होते। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, पौधों में उत्सर्जन होता है।
तो पौधे से बहुत से उपयोगी तेल प्राप्त होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस, लौंग के तेल, चंदन के तेल। ये क्या होते हैं? वे उत्सर्जित करते हैं और हमारे लिए ये उपयोगी है। जैसे यूकेलिप्टस हुआ, लौंग तेल हुआ, चंदन का तेल हुआ। अब जैसे पौधे क्या होते हैं? ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं और हमारे लिए फायदेमंद है, हम लेते हैं ऑक्सीजन को, हमारे लिए क्या हो गया? उपयोगी हो गया। टैनिन एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका क्या उपयोग होता है? चर्म शोधन एवं औषधि उद्योग में किया जाता है इसका, टैनिन का। चीड़ होता है, चीड़ के पेड़ से क्या प्राप्त होता है? रेजिन। रेजिन कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों इसमें से ये 4-5 ही पॉइंट है पौधे में उत्सर्जन, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, निकलते हैं। तो इसको याद रखिए कहाँ कहाँ किसका उपयोग। जैसे बबूल, नीम, आम, सहजन आदि वृक्षों से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या प्राप्त होता है? गोंद। बबूल के जब उसके तना को ऐसे छीलते हैं तो उसमें से क्या होता है? दूधिया उजला पदार्थ निकलता है, उससे क्या बनता है? गोंद। गोंद प्राप्त होता है। लेटेक्स, रेजिन, रबर आदि उपयोगी पदार्थ बहुत से वृक्षों से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। बरगद की पत्ती में कैल्शियम ऑक्सलेट के रवे पाए जाते हैं। एक होता है कैफीन, निकोटीन, मार्फिन, एट्रोफिन आदि कुछ वृक्षों के विभिन्न भागों से उत्सर्जित होते हैं जिनका औद्योगिक महत्व है। तो ये पौधे में उत्सर्जन में कुछ खास है नहीं, यही इतना उपयोग है इसका, इसको आप पढ़ लेंगे। और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। और उत्सर्जन है छोटा चैप्टर, लेकिन इससे क्वेश्चन अराइज होता है, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। बच्चों हम नोट्स भी दे देंगे इन सब का, और आप लोग नोट्स बना लेंगे। तो ठीक है बच्चों, हमारा उत्सर्जन खत्म हो गया। अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। ओके बच्चों, थैंक यू।